नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है राजपथ का। तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। बात माफिया अतीक अहमद की करेंगे, जिसने अपने जूते की नोक पर सिस्टम को कुचला, प्रशासन पुलिस को दरबार की कठपुतली बनाया, हजारों करोड़ की संपदा भी बनाई। लेकिन अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद सवाल ये कि आखिर इस संपत्ति का होगा क्या? इसका वारिस कौन होगा? गैंग का कमांडर कौन होगा? क्या गुर्गों के हाथ में कमान चली जाएगी या फिर अतीक के बेटों में से इसे कोई संभालेगा? इसी बीच खबर यह है कि शाइस्ता और जैनब में जंग छिड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं, खून की प्यासी हो गई हैं। दौलत के लिए, पैसे के लिए दोनों किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यह रिपोर्ट देखिए। अतीक अहमद की संपत्ति का क्या होगा? अतीक के गैंग IS-227 का क्या होगा? क्या अतीक की संपत्ति के लिए जंग छिड़ चुकी है? शाइस्ता जैनब में तकरार, देवरानी जेठानी में आ चुकी हैं दूरियां। माफिया अतीक अहमद की हजारों करोड़ की संपत्ति का हकदार कौन है? अतीक के गैंग का अगला कमांडर कौन है? ये सवाल वो हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं। अतीक की संपत्ति के हकदार बनने की कोशिश में वैसे तो कई लोग हैं। शाइस्ता, अली, उमर, जैनब, आयशा नूरी, सद्दाम, शबाना, आरिफ। लेकिन सबसे बड़ी अदावत शाइस्ता और जैनब के बीच है। शाइस्ता अतीक की बेगम है और जैनब अशरफ की। अशरफ अतीक के हर काले कारनामे का साथी था। अतीक के बाद अशरफ ही एक ऐसा था जो हर कांड के बारे में, हर संपत्ति के बारे में जानता था। जाहिर सी बात है कि उसने जैनब को भी बहुत कुछ बताया होगा। तो शबाना और शाइस्ता अतीक की राजदार। अब ऐसी में उम्मीद है कि दोनों के बीच तलवारें खिंचेंगी। संपत्ति के लिए देवरानी जेठानी एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं। जैनब और शाइस्ता में छिड़ी जंग, संपत्ति के लिए दोनों में बढ़ी दूरियां, देवरानी जेठानी में तकरार। गैंग की कमांडर बनना चाहती है जैनब। हजारों करोड़ की संपत्ति पर है जैनब की नजर। पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। जैनब चुपचाप संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। अशरफ के जेल जाने के बाद दोनों में हुआ था झगड़ा। वकील खान सौलत हनीफ ने किए थे खुलासे। एक बिल्डर ने शाइस्ता को दी थी फॉर्च्यूनर कार, फिर जैनब ने फॉर्च्यूनर के लिए बनाया था दबाव। अशरफ के दबाव में बिल्डर ने जैनब को दी थी कार। जैनब का इरादा संपत्ति पर पूरा कब्जे का है। अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के बाद अब कुनबे का झगड़ा बाहर निकल कर आ चुका है। माना जा रहा है कि जेठानी देवरानी में पट नहीं रही। उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी पाए गए अतीक के वकील सौलत हनीफ ने इस बाबत कई खुलासे किए। हनीफ ने दावा किया कि अतीक और अशरफ की संपत्तियों पर कब्जा जमाने के मकसद के चलते अब तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब ने सरेंडर नहीं किया। अतीक के वकील ने दावा किया कि उमेश शूटआउट केस के बाद शाइस्ता और जैनब दोनों ही वसूली के पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाती थी। सौलत ने पुलिस को बताया कि कुछ सालों पहले शाइस्ता परवीन ने वसूली के तौर पर किसी से फॉर्च्यूनर कार ली। इससे जैनब खासी नाराज हुई और उसने बरेली जेल फोन कर अशरफ से वैसी ही कार लेने की जिद की। वकील ने दावा किया कि इसके बाद अशरफ ने उसी बिल्डर से अपनी पत्नी जैनब को भी एक कार देने को कहा। वकील सौलत हनीफ का दावा है कि शाइस्ता और जैनब दोनों ही बेहद महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं। वकील ने दावा किया कि अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता और जैनब दोनों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद दोनों के रिश्ते और बिगड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी तक हो गई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के शिकंजे में पहले शाइस्ता आती है या फिर जैनब। अब अगर दोनों नहीं आती तो गैंग की कमान किसके हाथों में होगी और संपत्ति पर किसका कब्जा होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक में कांग्रेस ने किसी चेहरे को घोषित किए बिना स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस का यह प्लान कारगर साबित हुआ, सरकार भी बनी। तो अब कांग्रेस को यह लगता है कि यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश के लिए भी होना चाहिए। यहां पर कमलनाथ खुद को कांग्रेस का चेहरा मानते हैं, उनके समर्थक उनको भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट कमलनाथ की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी है। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरेगी? और अगर ऐसा होता है तो नफा नुकसान कितना होगा, इसका आकलन भी जरूरी है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, 500 रुपए में आप गैस सिलेंडर चाहते हैं? चाहिए नहीं चाहिए? माताओं बहनों, 1500 रुपए चाहिए नहीं चाहिए? कमलनाथ मध्य प्रदेश में घूम घूम कर लोगों को अपना कार्यकाल याद दिला रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में खुद उनका सियासी भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है।
मध्य प्रदेश की आवाज बनने की कोशिशों में लगे कमलनाथ को झटका लगा है। वो कमलनाथ जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस का सर्वे सर्वा खुद को मान रहे हैं, वो कमलनाथ जो मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री खुद को मान रहे हैं, वो कमलनाथ जो गांधी परिवार के करीबी हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश में फिलहाल शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहे। कमलनाथ के समर्थक भले ही उनको कमल के फूल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बता रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में कमलनाथ के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के समर्थक उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं और अक्सर कांग्रेस कार्यालय में पब्लिक प्लेसेस पर जय जय कमलनाथ के नारे लगाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आला कमान बिना किसी चेहरे के चुनाव में जाने के बारे में सोच रहा है। चेहरे के बजाय मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी है। एमपी में अगली सरकार चोरी की सरकार नहीं होगी जैसे कि अभी है। चुनाव जीतकर हम लोग आएंगे और सरकार बनाएंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। मैंने आते ही प्रेस वार्ता में क्या बोला, मुद्दों पर आधारित चुनाव होंगे। आप चेहरों पर आधारित क्यों बनाना चाहते हैं चुनाव? मुद्दों पर रहने दीजिए लड़ाई। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी पे रहेगा, उसी प्रक्रिया पे हम चलते हैं। रही बात आपके दूसरे सवाल की, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी, किसी भी मंच पर आए, इस मुद्दे पर मुझसे बहस करें, किसी और से बहस करना चाहते हैं करें, एक एफआईआर लेकर आए जरूर। कौन सी एफआईआर है कमलनाथ जी के खिलाफ? पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस चेहरा घोषित नहीं करती, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कांग्रेस भले ही घोषित न करे, लेकिन मध्य प्रदेश में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाज कमलनाथ ही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी अभिभूत है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त पार्टी की एक महत्वपूर्ण चेयर पर बैठा हुआ हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी यह भ्रम ना पाले, कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव के दौरान चेहरे और हमारे मुख्यमंत्री जो स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के होंगे, सिर्फ और सिर्फ माननीय कमलनाथ जी ही होंगे। कांग्रेस में चेहरे को लेकर मची खींचतान की जानकारी जैसे ही बीजेपी को मिली, बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी अब इस पर चुटकी ले रही है। इधर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर छिड़ी लड़ाई के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खेड़ा ने स्वयंभू अवश्यम भावी मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राहुल गांधी भूले नहीं होंगे कि 2 लाख की कर्ज माफी के नाम पर कैसे उनकी किरकिरी कमलनाथ ने करवाई थी। तो कमलनाथ के पुराने साथी नरेंद्र सलूजा भी कांग्रेस को घेर रहे हैं। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेड़ा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है और इसलिए आप ये तय मान के चलिए 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में। कई बार ये बात सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल के 2 बार बयान सामने आ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार बनी तो विधायक तय करेंगे। यही बात अरुण यादव दोहरा चुके हैं, यही बात अजय सिंह दोहरा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कमलनाथ जी मानते नहीं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का खड़गे जी का बयान सामने आ चुका है कर्नाटक को लेकर, हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की परंपरा नहीं। उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। रोज ट्विटर पर होर्डिंगों पर भावी अवश्यम भावी प्रभावी लिखवा देते हैं। अब कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने खुद कह दिया कि हम मध्य प्रदेश में चेहरे पे नहीं, मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर कवायद चल रही है, उसके बाद असंतुष्ट धड़े चाहे अरुण यादव, जीतू पटवारी हो या अजय सिंह हो, इनके मंसूबों को बल मिलता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति पूरी कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी सरकार को गिराया गया, कमलनाथ, वो साफ तौर पर बड़े दावेदार हैं और उनके समर्थक लगातार जय जय कमलनाथ और अब की बार कमलनाथ सरकार के नारेबाजी भी कर रहे हैं। कई नेता दबी जुबान में उनका समर्थन करते हैं तो कुछ मुखर विरोध भी हो रहा है। वहीं कमलनाथ के समर्थक जो गुट है, चाहे मीडिया प्रभारी के मिश्रा, वो ये कह रहे हैं
कि मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का आलाकमान चुनाव के पहले किस तरह से चीज़ों को साफ करता है, या कर्नाटक की तरह या दूसरे राज्यों की तरह चुनाव के बाद सीएम पर फैसला करता है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जुमे की नमाज के दिन एक शख्स भगवा कुर्ते में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचा। उसके कुर्ते के रंग को देखकर मस्जिद के इमाम को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आज के बाद इस रंग के कुर्ते में मस्जिद मत आना। विवाद बढ़ा तो पीड़ित नमाजी ने इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। ये रिपोर्ट आप देखिए। पहना भगवा कुर्ता, नमाज पढ़ने से रोका। मस्जिद के इमाम ने नमाजी को दी धमकी। नमाज पढ़ने से रोका, एफआईआर हुई दर्ज। भगवा कुर्ते में नमाज से किसको परेशानी? यूपी के फर्रुखाबाद में भगवा कुर्ते में नमाज पढ़ने गए एक शख्स को इमाम ने रोक दिया। इसके बाद पीड़ित शख्स की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला फर्रुखाबाद की एक मस्जिद का है। शमशाबाद इलाके के रहने वाले आसिफ अली ने इमाम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आसिफ अली का कहना है कि इमाम ने उनसे कहा कि भगवा रंग दूसरे धर्म का प्रतीक है, इसलिए मस्जिद में उस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि मस्जिद के इमाम उसके कुर्ते के रंग को देखकर परेशान थे, जिस पर आसिफ अली ने आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम लोगों को सभी रंग पहनने की इजाजत देता है। आसिफ का आरोप है कि इमाम ने उसका सार्वजनिक तौर पर अपमान किया। कोट की शाही जमा मस्जिद पर केसरिया रंग का कुर्ता पहनकर गए थे। वहाँ नमाज अदा करने के बाद में कुछ दबंग और कट्टरपंथी लोगों ने हाफिज से कहा कि इनको केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर आने से रोका जाए और ये आइंदा के लिए इस केसरिया रंग पर पाबंदी लगाई जाए। आसिफ ने जामा मस्जिद की घटियापुर निवासी इमाम मेहताब हाफिज पर मुकदमा दर्ज कराया है। शुक्रवार दोपहर में वो केसरिया रंग का कुर्ता पहनकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था। इमाम ने उसे रोक लिया और धमकी भरे लहजे में कहा कि आगे से इस रंग का लिबास पहनकर नमाज पढ़ने मत आना। इस रंग में नमाज अदा नहीं की जा सकती। हमने हाफिज जी से ये कहा कि अगर इस कुर्ते में केसरिया रंग में अगर नमाज नहीं होगी तो हम इस कुर्ते में अभी आग लगा देंगे। मैं भी इतना इस्लाम में जितना इल्म की ज़रूरत है, मैं उतना जितना फ़र्ज़ है, मैं उतना बखूबी अच्छी तरह से जानता हूँ और इल्म का बादशाह हूँ। किसी का मोहताज नहीं कि कोई मुझे धर्म के बारे में बताए। धर्म की सारी जानकारी मुझे पूरी है, लेकिन फिर भी गुमराह लोग हाफिज को आगे करके मेरे साथ में मेरी मन को मेरा शोषण हुआ, मेरा मानसिक शोषण हुआ, मेरा उत्पीड़न किया। मुझे उस उत्पीड़न में मेरा मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिस वजह से मैंने करीब 3 दिन तक खाना नहीं खाया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और आरोपों के पीछे की क्या सच्चाई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।